सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और करते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। सो आपके सामने हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो ये हमारे टॉपिक हैं बेटा, इनको हमको कवर करना है इस चैप्टर में। ओके, सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस. It can also be defined as the product of area of the surface and the component of the magnetic field normal to that surface. ओके, तो वन बाई वन इस लाइन को क्लियर करता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस. किसी गिवन सरफेस से नॉर्मली जितनी लाइंस क्रॉस करती हैं, किसी गिवन सरफेस से नॉर्मली परपेंडिकुलरली जितनी लाइन क्रॉस करती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एक सरफेस है। ओके, ये आपके पास सरफेस है। अब बेटा दो सिचुएशन बन सकती है, मैं दोनों सिचुएशन में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, पहली सिचुएशन ये है कि आपके पास ये जो सरफेस है, यदि मैं एक सरफेस बनाऊँ, ये देखिए मैंने एक सरफेस बनाई है। ओके, ये मैंने सरफेस बनाई है। अब लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल करके पूरी की पूरी इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही हैं। अंदर से आई और ये बाहर चली गई, अंदर से आई बाहर चली गई, ये अंदर से आई ऊपर जाके चली गई। समझ गए ना? तो ये सारी की सारी जो है ये सरफेस के कैसे निकल रही हैं? परपेंडिकुलर निकल रही हैं। कैसे निकल रही हैं? परपेंडिकुलर. तो बेटा ये जो पूरी की पूरी लाइंस होंगी, लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सब हम किस में कंट्रीब्यूट करेंगे? फ्लक्स में. किस में कंट्रीब्यूट करेंगे? फ्लक्स में. समझ में आया? इन सबको हम फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये फ्लक्स का हिस्सा है. बट अब ये देखिए, ये जो सरफेस एरिया बना हुआ है, ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है. ओके, ये जो सिस्टम है इसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है. ये देखिए, तो इसमें नॉर्मल कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है. समझ गए ना? इसमें नॉर्मल कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है. नॉर्मल हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर. नॉर्मल जो हमेशा होता है वो क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ करता है. तो यदि देखें आप इस सिचुएशन को, तो ये इसका क्या है? सरफेस है, और ये इसके परपेंडिकुलर ही तो है. यस नो? भाई अगर आपकी ये डिस्क जो है, ये अगर एकदम सीधी फ्लैट रखी होती, कुछ इस तरीके से ये डिस्क रखी होती है, तो इसका नॉर्मल कहाँ होता बेटा? यहाँ की तरफ होता. बोलो हाँ. नॉर्मल यहाँ की तरफ होता. नॉर्मल की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल वेक्टर के यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं अपन? एन कैप. तो नॉर्मल वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो एन कैप कहलाता है. और ये जो नॉर्मल वेक्टर की जो एरिया है, इसे छोटा सा एरिया मान लो यहाँ पर, इसे छोटे से एरिया को क्या बोलते हैं अपन? डीएस. क्या बोलते हैं बेटा? डीएस. ये एरिया. तो मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर है. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आएगा. एक तो सिचुएशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा आए और चला जाए इसके परपेंडिकुलर. बोलो यस. तो आई थिंक इस समय आप समझ पा रहे होंगे कि इस समय पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसको नॉर्मली इसके सरफेस के परपेंडिकुलरली जा रहा है. जा रहा है मतलब पूरी लाइंस एज ए फ्लक्स कंट्रीब्यूट होंगी. मतलब जो पूरी लाइंस हैं ये एज ए फ्लक्स कंट्रीब्यूट होंगी. होंगी कि नहीं होंगी? पूरी की पूरी लाइन जो है ये एज ए फ्लक्स कंट्रीब्यूट होंगी. क्लियर हुआ ना? ओके, पूरी की पूरी लाइन एज ए फ्लक्स कंट्रीब्यूट हुई. अब एक सिचुएशन अलग देख लीजिए, जो ये वाली सिचुएशन है. इस सिचुएशन में देखिएगा आप क्या हो रहा है. ये देखिए, अभी आपके पास ये जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, परपेंडिकुलरली तो नहीं जा रहा है ना? कैसा जा रहा है? थोड़ा सा नॉर्मल से एंगल बनाते हुए जा रहा है. मतलब नॉर्मल ये गया है और ये इससे इसके नॉर्मल से थोड़ा सा एंगल बनाते हुए गया है. पहले की सिचुएशन क्या थी? पहले की सिचुएशन ये थी कि नॉर्मल वेक्टर भी यहीं जा रहा था. सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया. ये नॉर्मल वेक्टर भी यहीं था और मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं था.
मतलब वेक्टर बी और वेक्टर एन कैप एक दूसरे के पैरेलल थे। क्या थे? पैरेलल थे। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू कितने डिग्री था? 0 डिग्री था ना? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये पैरेलल थी। बट अभी सिचुएशन अलग है। अभी सिचुएशन ये है कि नॉर्मल थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में और बी अलग में है। तो बी को हम बेटा कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो बी का जो है हम कंपोनेंट नॉर्मल की डायरेक्शन में तोड़ेंगे। तो ये बी है, बी कॉस थीटा, यस। तो इस पॉइंट से जाने वाला जो इफेक्टिव फ्लक्स होगा वो होगा बी कॉस थीटा। क्या होगा? बी कॉस थीटा। समझ में आया? इस पॉइंट से जाने वाला जो इफेक्टिव फ्लक्स होगा वो होगा बी कॉस थीटा। ओके। अब यदि इस पॉइंट से जाने वाला फ्लक्स बी कॉस थीटा होगा, तो देखिए इसे मुझे रफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं रफ कर दूं इसको। यस। तो इस पॉइंट से जाने वाला जो फ्लक्स है वो क्या है? बी कॉस थीटा। तो अब ये हमारे पास टोटल एरिया कितना है? ds है। तो भाई जब एक पॉइंट से जाने वाला फ्लक्स जो है, एक पॉइंट से जाने वाला फ्लक्स अगर बी कॉस थीटा है, तो इस ऑल टोटल एरिया से जाने वाला फ्लक्स, ऑल टोटल एरिया क्या हुआ? ds। तो ds एरिया से जाने वाला फ्लक्स क्या होगा? बी डॉट ds। बोलिए यस और नो? अरे भाई ये तो सिंपल मेथड है ना। भाई एक पॉइंट से जाने वाला फ्लक्स क्या है? बी कॉस थीटा। तो टोटल एरिया अपने पास कितना है? ds है ना। तो टोटल ds एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा? ds इंटू बी इंटू ds, या बी कॉस थीटा इंटू ds, है ना। बेटर लिखेंगे अपन, इसको लिख सकते हैं, मतलब इस छोटे से एरिया से जाने वाला छोटा सा फ्लक्स मैं क्या लिख सकता हूँ? डी फाई। क्या लिख सकता हूँ? डी फाई। तो एक पॉइंट का फ्लक्स कितना है? बी कॉस थीटा। तो टोटल एरिया ds का फ्लक्स कितना होगा? बी कॉस थीटा इंटू ds। यस और नो? तो मोर क्लियरली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो मैं लिख सकता हूँ डी फाई इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई क्या? ds। बोलिए यस और नो? अब मैं इसको, ये जो स्केलर फॉर्म में, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में बदलने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता होगा वेक्टर फॉर्म में ये क्या दिया है? मॉड बी, ये दिया है मॉड ds, और ये क्या दिया है? कॉस थीटा। तो वेक्टर में डेफिनेशन होती है कि कॉस को गायब कर दो तो क्या आ जाता है? डॉट प्रोडक्ट। तो आंसर आ जाएगा बी डॉट ds। आया समझ में कि नहीं आया? भाई बी कॉस थीटा इंटू ds को मैंने लिखा बी इंटू ds इंटू कॉस थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो होती है 11th क्लास में अपन ने पढ़ी थी कि वेक्टर a डॉट b क्या होता है? मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो ये वैसे ही तो लिखा है, मॉड b मॉड ds कॉस थीटा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर b वेक्टर ds। यस और नो? अब अगर थोड़ा सा और बदलाव करना चाहें आप तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, कहीं भी लिखा भी निम्नतम मिलेगा। वेक्टर b डॉट, बेटा ds की वेक्टर जो जाती है एक्चुअली कहाँ होती है? एरिया वेक्टर एन कैप। तो आप ds को ds वेक्टर ना लिख के ds डॉट एन कैप भी लिख सकते हैं, ds इंटू एन कैप। तो ये जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग ये है। आ गया समझ में ना? है ना। तो ये लिखा हुआ है कि जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन होती है, समझ गया ना, ये जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ ds, किसकी डायरेक्शन? ds की डायरेक्शन, ds along द नॉर्मल टू द सरफेस एंड n कैप इज यूनिट नॉर्मल टू द वेक्टर। यस, n कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। समझ गए ना? ये जो ds वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर चलता है हमेशा। तो याद रखना इस चैप्टर में कि जो थीटा आपको लेना है वो हमेशा नॉर्मल वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का है। तो लिख लीजिए कि थीटा इज द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर। समझ में आया? जो थीटा है वो डायरेक्शन है नॉर्मल वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का। क्लियर हुआ? यस। तो डी फाई इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा, डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। आ गया समझ में? यस, ये हो गया छोटा सा फ्लक्स बी डी एस कॉस थीटा। ओके, तो कितना हो गया? बी डॉट डी एस। कितना हो गया? बी डॉट डी एस। तो इसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने आपको सिखाया, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि
छोटा सा फ्लक्स इज इक्वल टू, लिखे कॉपी में, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी एस। बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी एस, छोटा सा फ्लक्स बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी एस। ओके, सो डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, बी इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। सो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, बी डॉट डी एस। यस, ये छोटा सा फ्लक्स है, बी डॉट डी एस। ओके, तो छोटा सा फ्लक्स इक्वल्स टू हो गया बी डॉट डी एस, छोटा सा फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट डी एस। ओके, तो टोटल फ्लक्स क्या लिख सकता हूँ मैं, टोटल फ्लक्स लिखता हूँ फाई इज इक्वल टू बी डॉट कंप्लीट एरिया ए। लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? yes, भाई छोटे एरिया के लिए डी एस यूज़ कर रहे हो तो फुल के लिए ए यूज़ करोगे, लिख लो बी इंटू ए, बी इंटू ए, ओपन कर दीजिए बी इंटू ए, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। समझ में आ गया? मॉड ए कॉस थीटा आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम? यस, ठीक है ना। तो ये मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा हो गया, इसकी वैल्यू लिख लिया आपने पूरा? हाँ सर। चलिए अब देखिए आगे, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है इसमें फॉर्मूले में क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। अगर थीटा पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा नेगेटिव होगा तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो थीटा कब पॉजिटिव होता है, 0 से लेके 90 डिग्री के लिए कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो अगर आपका एंगल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर आपका एंगल, ये जो एंगल है, समझ रहे हैं, ये एंगल अगर आपका फर्स्ट और फोर्थ में है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा वो? पॉजिटिव होगा। आया समझ में? यस सर। और अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 270 भी कितना होता है, 0। समझ गए ना। तो दो केसेस में जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना होगा बेटा, 0 हो। कितना होगा? 0। ठीक है ना। तीसरा केस फ्लक्स नेगेटिव, तो किस क्वाड्रेंट में फ्लक्स नेगेटिव होता है बेटा, जिसमें कॉस थीटा नेगेटिव होगा। तो कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है बेटा, देखो इसमें होता है और इसमें होता है कॉस थीटा नेगेटिव। मतलब 90 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो कॉस थीटा नेगेटिव आएगा तो आपका फ्लक्स भी क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आया ना। तो थीटा इज नेगेटिव फॉर थीटा इज बिटवीन, कॉस थीटा इज नेगेटिव 90 to 270 डिग्री। आया समझ में? तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। तो यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा। सो थीटा इज बिटवीन 90 to 270 में कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हो गया फ्लक्स के 3 रूप। पॉजिटिव फ्लक्स कब, जब आपका थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मोस्टली फर्स्ट में ही मिलेगा आपको। नेगेटिव फ्लक्स कब, जब थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में हो। ओके, और जीरो फ्लक्स कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपके पास एक शीट रखी हुई है, प्लेन शीट जमीन पे रखी हुई है, बोलो हाँ या ना। ओके, ये प्लेन शीट है। यहाँ से एक फील्ड आ रहा है, ये फील्ड, तो ये फील्ड सीधा निकल जाएगा, निकल गया। दूसरी लाइन आई, ये भी सीधे निकल गई। तीसरी लाइन आई, वो भी सीधे निकल गई। अब बताइए, मैं बोलूँगा बताइए यहाँ पे फ्लक्स कितना, बताइए जल्दी से कितना होगा फ्लक्स यहाँ पे। हाँ भाई, फ्लक्स कॉस 90 होगा बेटा, 0 थोड़ा ना होगा। अभी देखिए ये जो शीट ऐसी रखी हुई है ना, शीट का नॉर्मल किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। शीट का जो नॉर्मल है बेटा, इस बार अभी जो है शीट का नॉर्मल, वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ ही तो जाएगा। एन कैप जाएगा कि नहीं जाएगा। और फील्ड ये जा रहा, तो फील्ड ये जा रहा है और एन कैप जा रहा है ऊपर। तो एंगल कितनी डिग्री बना, 90 डिग्री बना। तो कॉस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो मोटा तरीके से समझ में क्या आ रहा है, मोटे तरीके से हमको समझ में ये आ रहा है कि अगर कभी भी कोई शीट को पेनेट्रेट नहीं कर रहा, अगर मेन चीज़ होती है पेनेट्रेट करना चाहिए, ये पेनेट्रेट नहीं कर रहा है तो फ्लक्स कितना काउंट होगा, 0। समझ गए? ये देखो, ये पेनेट्रेट करके पीछे से आ रहा होगा फ्लक्स, देखो यहाँ से ये जो बीज आ रहा है पीछे से आ रहा होगा ना, आखिर पेनेट्रेट तो कर रहा है ना शीट को। तो अगर पेनेट्रेट करेगा तो कुछ ना कुछ काउंट होगा फ्लक्स, और पेनेट्रेट नहीं करा, निकल गया,
तो कुछ काउंट नहीं होगा। अब मान लो जैसे ये मान लो फ्लक्स ऊपर से आता और ये लाइन निकल जाती, ऐसे निकल जाती, क्लियर हुआ? कितना फ्लक्स बनता बोलो यहाँ पे? जीरो बनता। बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्योंकि भाई इसका जो नॉर्मल जाएगा वो बाहर की ओर जाएगा, इसका जो नॉर्मल है वो कहाँ जाएगा? बाहर की ओर। और उसके साथ एंगल इसका कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो cos 90 इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना? तो ये कहलाता है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली होता क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो लाइन, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं जो परपेंडिकुलर निकलती हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर बट सरफेस वेक्टर के नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर बट सरफेस वेक्टर के नॉर्मल। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब आपका सरफेस लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर जब आएंगी लाइंस ऑफ फोर्सेस तो ये नॉर्मल वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? नहीं, गलत बोल गए। नॉर्मल वेक्टर के साथ 0 डिग्री। मेरे भाई ये लाइन जो है ये सरफेस के तो परपेंडिकुलर आ रही हैं बट नॉर्मल वेक्टर तो खुद यहाँ जा रहा ना। कॉपी भी ऐसे रखी। हाँ, तो नॉर्मल वेक्टर सामने जा रहा है। हाँ सर। तो नॉर्मल वेक्टर भी वही है और बी वेक्टर भी वही है। बोलो हाँ। हाँ सर। तो नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितने डिग्री बन गया? 0 डिग्री। और cos 0 मैक्सिमम होता 1। यस सर। cos की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे ही तो होती है। हाँ सर। और वो वैल्यू कितनी होती है? 1। तो cos थीटा मैक्सिमम होगा 1। तो फाई इज इक्वल टू, यदि मैं इसके टोटल फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा? b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो फिलहाल यहाँ पे रख देंगे b इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू कितनी कहलाएगी बेटा? 1। तो ये बन जाएगा b इंटू ए इंटू 1। आया समझ में? यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना काउंट होगा? b इंटू ए। समझ में आया? यस सर। तो लिख सकते हैं आपकी फाई मैक्स इक्वल्स टू होता है b इंटू ए। आ गया समझ में? यस सर। तो मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा बेटा वो b इंटू ए होगा। ओके, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, आ गया समझ में? अब फ्लक्स के हम बदलाव की बात करते हैं कि फ्लक्स को बदला कैसे जाए, ठीक है ना? तो देखिए, फ्लक्स 3 बातों पर डिपेंड कर रहा है मोटा मोटी। एक फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। मतलब फ्लक्स बदल सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड बदल के, फ्लक्स बदल सकते हो आप एरिया बदल के, और फ्लक्स बदल सकते हो आप थीटा बदल के। समझ गए ना? तो फ्लक्स का बदलाव यदि देखा जाए तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी इम्पोज हो जाएगा किसके ऊपर? इसके ऊपर, बी ए कॉस थीटा के ऊपर। डी बाई डी टी मतलब टाइम के साथ चेंज। तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब अगर आप केवल बी बदल रहे हैं तो ए कॉस थीटा को बाहर ले लीजिए, तब क्या लगेगा? डी बी बाई डी टी। अगर केवल आप बी बदल रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर केवल बी में चेंज हो रहा है तो क्या आएगा? ए कॉस थीटा बाहर और डी बाई डी टी, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशिएशन के कहाँ जाती है? बाहर जाती है सर। अगर आप ए बदल रहे हैं, अगर आप केवल ए बदल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा बाहर हो जाएगा और डी ए बाई डी टी। और अगर आप कॉस थीटा बदल रहे हैं यानी थीटा बदल रहे हैं तो बी ए बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी कॉस थीटा। तो उस समय क्या हो जाएगा? बी ए बाहर हो जाएगा एंड डी बाई डी टी, सॉरी, डी बाई डी टी इंटू कॉस थीटा। मतलब ये सभी फ्लक्स में बदलाव के तरीके हैं। ये क्या है? फ्लक्स में बदलाव के तरीके। ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या कहते हैं इनको अपन? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बोलते हैं इनको। क्लियर हुआ? ये सब के सब टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। तो ये फ्लक्स का बदलाव है। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात पढ़ेंगे कि माइकल फेराडे ने कहा था कि ईएमएफ जो होता है प्रोड्यूस होने वाला वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। जो ईएमएफ बनता है वो क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना? तो अभी ये फ्लक्स का इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना? ये फ्लक्स का इंट्रोडक्शन है। अब इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ओके। तो मतलब सर जितना फ्लक्स बढ़ेगा उतना ईएमआई बढ़ेगा। जितना फ्लक्स में चेंज होगा उतना ईएमएफ निकलेगा, ठीक ना? जितना फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ईएमएफ निकलेगा।